हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना। तो अगर आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि सर 7 से लेके 6, 7, 8 के लिए आप लेसन प्लान बनाइए अर्थशास्त्र की, तो आज का लेसन प्लान आप लोगों के लिए 7th क्लास के लिए है। अगर आप लोगों को अर्थशास्त्र की क्लास 7th के लिए लेसन प्लान बनाने के लिए कहा जाए तो ये लेसन प्लान बना सकते हैं, आप आराम से इस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, मेरा कार्य अच्छा लगे, आप लोगों को हेल्प मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखना होता है आपको पाठ्य योजना संख्या। जो भी संख्या होगी पाठ्य योजना की 1, 2, 3, 4, उसको सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको अपना नाम लिखना है, यानी कि छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा 7वीं है, 7वीं की सेक्शन ए में ये बच्चा गया है पढ़ाने के लिए। आप जिस भी सेक्शन में जाएंगे उसका नाम लिखिएगा। विषय अर्थशास्त्र का है, चक्र 2 है। चक्र को ही कालांश कहते हैं, कालांश को ही चक्र कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। इसका मतलब होता है जिस भी पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने उसका नंबर लिखेंगे। तो ये बच्चा सेकंड पीरियड में गया तो सेकंड लिखा है, आप जिस भी पीरियड में जाएंगे उसका नाम लिखेंगे। और अवधि है यहाँ पे 40 मिनट की। अवधि के बाद आपको अपना प्रकरण लिखना होता है। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है धन प्रकरण है। वैसे आपको धन प्रकरण के ऊपर क्लास 11th के लिए भी लेसन प्लान रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब हमारे लेसन प्लान की पहली हेडिंग आती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के सामने यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा गया, इसको आप पूर्ववत लिख सकते हैं, पूर्ववत लिख सकते हैं, पूर्ववत। ठीक है, पूर्ववत लिख दीजिए। इसका मतलब होता है कि आप जो लेसन प्लान बना चुके हैं इसके पहले कोई भी अर्थशास्त्र का, उसको पढ़ा जो आप उसमें जो पॉइंट लिखे हैं उसमें सारी पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे अगर पूर्ववत लिख देंगे। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है सामान्य उद्देश्य, क्योंकि सामान्य उद्देश्य आपका विषय के बदलने पे ही बदलेगा। यानी कि अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना बना चुके हैं तो दोबारा अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना जब बना रहे हैं तो उसमें दोबारा लिखने की जरूरत सामान्य उद्देश्य नहीं होता है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपका बदलता रहता है, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो आपका टॉपिक के ऊपर होता है। जैसे आज का हमारा टॉपिक क्या है, धन प्रकरण पे हम पढ़ा रहे हैं आज किसी बच्चे को, तो उस बच्चे के उस विद्यार्थी को हम क्या नॉलेज देना चाहते हैं, उसके अंदर किस प्रकार के नॉलेज की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। इसमें देखिए लिखा गया है छात्र धन की विशेषताओं को पहचान सकेंगे। सेकंड पॉइंट है बोधात्मक। इसमें देखिए लिखा गया है छात्र धन की व्याख्या कर सकेंगे। और थर्ड पॉइंट है क्रियात्मक। इसमें लिखा गया है छात्र धन के वर्गीकरण के तथ्यों का संकलन कर सकेंगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको जिन भी सामग्रियों की सहायता लगेगी शिक्षण कार्य के दौरान 30 मिनट 40 मिनट जो भी आपको समय दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए सहायक सामग्री में लिखा गया धन के वर्गीकरण संबंधी चार्ट बना के ले जाएंगे। इसके साथ जो आपका नॉर्मल सामग्री होती है जैसे चौक, डस्टर, लपेट फलक, रोलिंग बोर्ड, ये सारी चीज़ें तो आप यूज करेंगे तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र रुपए पैसे से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ बातों का जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होती। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 कॉलम बनाना है, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। अगर 3 कॉलम बनाने वाले के लिए कहें कॉलेज वाले तो यहाँ पे 1 कॉलम और बना लीजिए। इसमें क्रम संख्या लिख दीजिएगा, क्रम संख्या बस, और कुछ नहीं लिखना है। क्रम संख्या का मतलब नंबरिंग करनी है आपको बस। और दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है इसमें जो आप प्रश्न पूछेंगे बहुत सरल प्रश्न होने चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। और जो प्रश्न का उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे चौथा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो बच्चों से देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है हम सामान खरीदने कहाँ जाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे बाजार में। दूसरा प्रश्न है बाजार से हम किन किन वस्तुओं को खरीदते हैं, बच्चे बोलेंगे अलग अलग चीज़ें बोलेंगे बच्चे, कपड़े, साइकिल, टीवी, ये सब। तीसरा प्रश्न है इन वस्तुओं को हम क्यों खरीदते हैं, बच्चे बोलेंगे क्योंकि यह हमारे लिए आवश्यक होती हैं। फिर चौथा प्रश्न है इन आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे हमारे पास उस वस्तु को खरीदने के लिए धन होना चाहिए। फिर 5वां प्रश्न आ जाएगा आपका, प्रकरण तो निकल गया चौथे क्वेश्चन में। अब 5वां प्रश्न आ गया धन से आपका क्या आशय है, बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, छात्र अनुत्तरित हो जाएंगे। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। देखिए यहाँ पे उद्देश्य कथन बोला गया। उद्देश्य कथन का मतलब होता है आपको बताना होता है बच्चों को कि उनको आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आप। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है बच्चों आज हम धन के विषय में अध्ययन करेंगे। अब उस चीज़ को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, उसको हेडिंग कहते हैं प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण हेडिंग के अंतर्गत यहाँ पे देखिए 3 कॉलम बनाया गया, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। इसके सामने अगर श्यामपट्ट वाला कॉलम बनाना चाहे तो बना सकते हैं आप। विकासात्मक प्रश्न है, हम मूल्यवान वस्तुएं किसके द्वारा खरीदते हैं? बच्चे बोलेंगे धन के द्वारा। दूसरा प्रश्न, धन के विषय में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे। अब धन के बारे में यहाँ पे बच्चों को बताएंगे, धन का अर्थ बताएंगे, स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में देखिए यहाँ पे बताया गया है, साधारण बोलचाल में धन का अर्थ मुद्रा या रुपए पैसे से लगाया जाता है। साथ ही भौतिक संपत्ति जैसे रेडियो, मेज आदि को भी धन की श्रेणी में गिना जाता है। धन के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं, चाहे वे वस्तुएं भौतिक हों या अभौतिक। अब यहाँ पे बहुत प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, साधारण शब्दों में धन का अर्थ क्या होता है? बच्चे बोलेंगे मुद्रा या फिर रुपए पैसे। अगला प्रश्न है, संसार में जिस व्यक्ति के पास धन अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे उसे धनवान कहते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन अब यहाँ पे आता है, अर्थशास्त्र में धन का अर्थ कैसा है? बच्चे बोलेंगे अर्थशास्त्र में धन का अर्थ व्यापक है। छठवां प्रश्न है यहाँ पे, किसी वस्तु को धन कहलाने के लिए उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे। छात्र जैसे मौन होंगे आपको फिर अपना दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पे बताना है, धन की विशेषताएं। स्पष्टीकरण है, धन की प्रमुख रूप से 3 विशेषताएं हैं। पहला, उपयोगिता, जो वस्तुएं मनुष्य को संतुष्ट करने की शक्ति रखती हैं, यह क्षमता उपयोगिता कहलाती है। जैसे विद्यार्थी के लिए यहाँ पे पेन धन है क्योंकि उपयोगिता है उसकी पेन की, क्योंकि यह उसके लिए उपयोगी है। अब दूसरा है यहाँ पे दुर्लभता, धन होने के लिए वस्तु में दुर्लभता होनी चाहिए। दुर्लभ उस वस्तु को कहते हैं जो सीमित मात्रा में हो, जैसे सोना चांदी ये सब हो गया दुर्लभ वस्तुएं हैं, जिसके लिए हम कीमत देते हैं उसको पाने के लिए। अगला यहाँ पे है तीसरा प्रकार, विनिमय सहायता। इससे तात्पर्य है परिवर्तनशील, इससे वस्तु का स्वामित्व बदल जाता है, जैसे शिक्षा प्राप्त करना आदि। जैसे हम शिक्षा प्राप्त कर लिए तो हम धनी हो गए, ठीक है, शिक्षा के धनी ये कहते हैं ना। अब यहाँ पे फिर से आएगा आपका विकासात्मक, यहाँ पे बहुत प्रश्न, जो वस्तुएं मनुष्य को संतुष्ट करती हैं वह क्षमता क्या कहलाती है? बच्चे बोलेंगे उपयोगिता। अगला प्रश्न, विद्यार्थी के लिए पेन धन है या कैसी वस्तु है? उपयोगी वस्तु है। नवा प्रश्न है, जिसमें वस्तुओं का स्वामित्व बदल जाता है वह कैसा धन होता है? तो बच्चे बोलेंगे विनिमय सहायता। अब श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में देखिए यहाँ लिखा गया है, धन का अर्थ रुपए पैसे से है। अर्थशास्त्र में धन का अर्थ व्यापक है। जो भी अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर पढ़ाया है धन की विशेषताएं और धन के बारे में, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि बच्चों को पता होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट पे जरूर लिखिए, जिससे बच्चे आपका जो श्यामपट्ट पे चीज़ें लिखी गई उसको ध्यान से देख सकें। नेक्स्ट अब आता है धन की विशेषताओं के बारे में, यहाँ पे श्यामपट्ट पे लिखना है, उपयोगिता, दुर्लभता, विनिमय सहायता। धन का वर्गीकरण किया गया है, व्यक्तिगत धन, सामाजिक धन, राष्ट्रीय धन और अंतर्राष्ट्रीय धन। अब इसके बाद आता है यहाँ पे देखेंगे अगला हेडिंग, निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य का मतलब होता है कि आपने जो श्यामपट्ट कार्य दिया है उसके जस्ट बाद निरीक्षण कार्य दीजिए, जिससे बच्चे घर जो श्यामपट्ट पे लिखी गई चीज़ें उसको उतार सके अपने कॉपी में। आप निरीक्षण करिए, सभी क्लास में घूम के आप जितने बच्चों तक जा सकते हैं घूम के जाइए और देखिए कि किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो रही है, किसी एक बच्चे को, तो वहाँ पे क्या करिए कि उसी बच्चे के पास जाके उसकी समस्या दूर कर दीजिए। अगर कोई ऐसी समस्या है जो ज़्यादातर बच्चों को सेम समस्या है तो श्यामपट्ट पे आके दूर कर दीजिए, जिससे कम समय में सभी बच्चों की समस्या एक साथ दूर हो जाएगी। अब मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न है, धन का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिसका कोई होता है, क्या होता है? महत्व होता है, उपयोगिता होती है। दूसरा प्रश्न है, क्या व्यक्ति के लिए पेन धन है? तो व्यक्ति के लिए पेन धन नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए है, विद्यार्थी के लिए पेन धन है, व्यक्ति के लिए नहीं। तीसरा प्रश्न है, दुर्लभ वस्तुएं वह हैं जिसके लिए हमें कुछ डैश 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 देनी पड़ता है, धन देना पड़ता है, मुद्रा देनी पड़ती है। चौथा प्रश्न है, धन कितने प्रकार का होता है? तो अभी ऊपर बताया गया है व्यक्तिगत धन वाला, व्यक्तिगत धन, सामाजिक धन, राष्ट्रीय धन और अंतर्राष्ट्रीय धन वाला, जो उसमें से आप बता सकते हैं। लास्ट हेडिंग आता है गृह कार्य, यानी कि बच्चों को घर से करके लाने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, इसी को दत्त कार्य भी दिया जाता है, इसी कहते हैं, इसी को होमवर्क भी कहते हैं। ये ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे जब लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो लेसन प्लान पढ़ाते समय लगता है उनको कि अब ख़त्म हो गया, वो नर्वस जो रहते हैं उसकी वजह से उनको पहले ही ख़त्म करने का मन रहता है, तो गृह कार्य देना भूल जाते हैं। लेकिन पर्यवेक्षक जो होता है वो देखता है कहीं कहीं पे कि आपने लास्ट में गृह कार्य दिया कि नहीं। अगर नहीं देंगे तो वहाँ पे भी आपको टिप्पणी मिल जाएगी, आपके नंबर कट सकते हैं।
तो लास्ट हेडिंग है, तो ज़रूर ध्यान से, बस मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेगा ये होमवर्क देने में, तो दे दीजिए जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को रिवाइज करें और आपका जो पढ़ाने का उद्देश्य था ये चैप्टर वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य में दिया गया बच्चों को घर से कराने के लिए एक प्रश्न, छात्र धन की विशेषताएँ याद करके आएंगे। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन प्लान। अगर आप बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या फिर शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल ज़रूर होगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और अगर ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं डेली बेसिस पे, अगर आप लोग अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं शिक्षा जगत में, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे बेल आइकन है, सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक कर, जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।